सेक्शन 125 क्या बोलता है? सेक्शन 125 बोलता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, ठीक है, चिल्ड्रन और पेरेंट्स, कि ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। एक पर्सन के पास में क्या है? सफिशियंट मींस है। एक पर्सन के पास में क्या है? सफिशियंट मींस है। वो क्या कर रहा है? नेग्लेक्ट कर रहा है या रिफ्यूज टू मेंटेन कर रहा है किसको? अपनी वाइफ को, जो मेंटेन अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ है। तो सबसे पहले हम अपनी ये जो वाइफ वाला पॉइंट है ना, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं वाइफ से रिलेटेड सारे संबंधित पॉइंट, कि एक पर्सन जिसके पास में सफिशियंट मीन्स है वो नेग्लेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है मेंटेन करने को अपनी वाइफ को। तो अपनी वाइफ मतलब किससे मांगेगी? पत्नी उसकी हस्बैंड से मांगेगी। किससे मांगेगी? कि भाई तू मुझे मेंटेन कर किससे मांगेगी? हस्बैंड से मांगेगी। अब वाइफ से संबंधित अपन सारे प्रोविजन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आते हैं, देखिए वाइफ। तो सबसे पहले एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि जो सेक्शन 125 है एक तरीके का सेक्युलर प्रोविजन है। मतलब धर्म वरम बात की बात नहीं करता है ये। चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन, सेक्शन 125 में मेंटेनेंस किसी भी तरीके के, मतलब किसी भी धर्म के लोगों को मिल सकता है। मेंटेनेंस जो है वो किसी भी धर्म, बात मतलब किसी भी धर्म, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, किसी भी पर्सन को मिल सकता है। अब बात आती है वाइफ की। तो वाइफ का मतलब यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है, एज डिस्क्रिमिनेशन, वेदर इट इज माइनर वाइफ, लिखते भी जाना, ठीक है, और वेदर इट इज मेजर वाइफ, ठीक है। 18 साल से कम की लड़की हो तो भी उसके अंदर वाइफ के अंदर आती है। 18 साल से ज्यादा की मतलब वो हो, यदि पत्नी हो तो भी किसके अंदर आएगी? वाइफ की कैटेगरी में आती है। अब ये जो वाइफ है, ये वाइफ होनी चाहिए लीगली वेडेड वाइफ। अभी बहुत सारे केस लॉज आए हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जब ये प्रोविजन आया था उसकी बात हुई थी लीगली वेडेड वाइफ। जो इसके अंदर 125 में मेंटेनेंस की बात की गई है वो बात की गई है लीगली वेडेड वाइफ। अब मान लीजिए एक पर्सन है ए नाम का, उसने शादी करी बी नाम की लड़की से। अब उसने शादी, मतलब शादी के रहते हुए भी उसने क्या कर लिया? सी नाम की लड़की से शादी करी। तो यहाँ पे इस पे चार्ज लगा बायगमी का, ठीक है। तो क्या सी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है क्या? हर्षित बताओ। नहीं। नहीं क्लेम कर सकती, बिकॉज ये एक लीगली वेडिड वाइफ नहीं है, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि जो शादी वॉइड ऑफ इनिशियो है, जो शादी वॉइड ऑफ इनिशियो है, वो सेक्शन 125 में आकर क्लेम नहीं मांग सकती है। तो पहला पॉइंट आपको, सबसे पहले मैंने आपको बताया सेक्युलर प्रोविजन है। सेकंड नंबर मैंने आपको बताया कि 125 में जो वॉइड ऑफ इनिशियो वाली शादी है, कि जिस बायगमी वाला ऑफेंस हो गया, दूसरी बीवी का यहाँ पे हक नहीं है, मतलब। लेकिन अब यही बात हम मोमडन्स की करें, मुस्लिम्स की बात करें, वहां तो चार शादी वैलिड है। तो वहां पे मांग सकती है, वहां पर मांग सकती है सेकंड थर्ड फोर्थ, जो भी वाइफ, मतलब जो भी नंबर की वाइफ है, बाई चांस ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं तो वहां पर मांग सकती है, क्योंकि ये सेकंड थर्ड और फोर्थ क्या है? लीगली वेडेड वाइफ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोविजन आई आता हैव है। अ क्वेश्चन। हम्म। मैम, जो फर्स्ट वाला आप केस बता रहे थे, ए बी और सी वाला, यदि सी को पता ही नहीं है कि ऑलरेडी ए तब पहले भी से नहीं मांग मैरिड है। सकती मैम, सेक्शन 125 में नहीं मांग सकती, वो सिर्फ जाके फिर पर्सनल लॉ, जो भी लॉ है उसके अंदर मांगेगी, लेकिन सेक्शन 125 लीगली वेडेड वाइफ की बात करते हैं। ओके मैम। अब आ जाओ लिव इन रिलेशनशिप। अब कितने, मतलब इतना ज्यादा चीजें बढ़ चुकी है, आगे बढ़ चुकी है, तो लिव इन रिलेशनशिप को भी मान्यता दी गई। कहने को लीगली वेडेड वाइफ नहीं है, लेकिन आपको पता है लिव इन रिलेशनशिप, डी बेलूसामी का एक केस था, ठीक है। उसके अंदर क्या कहा था? यदि मतलब क्या कर रहे हैं, दो इंसान एक छत के नीचे एज अ पति पत्नी रह रहे हैं, तो क्या माना जाएगा? लीगल, ये जो लिव इन रिलेशनशिप वाली वाइफ है ना, इसका एक केस लॉ है, मैं आपको नाम बताती हूँ, होल्ड रखिए और लिखते जाइए। दीदी इसका भी टाइम पीरियड होएगा ना? क्या चीज? टाइम पीरियड टाइम पीरियड इन द सेंस? इन द सेंस कि वो नहीं, इसका इसका देखो, मुझे इतना फैक्ट्स नहीं पता, लेकिन मैंने इस चीज को देखा। मैम, टाइम लिव इन पीरियड नहीं रिलेशनशिप होगा एक दिन दो इसमें। दिन का तो नहीं होगा, प्रॉपर यदि रह रहे हैं, यदि दूसरों की नजर में वो एज ए हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि उसको मिलना चाहिए।
टाइम पीरियड अपन डिसाइड नहीं कर सकते, वो हो सकता है ना, मतलब फैक्ट के अनुसार कोर्ट डिसाइड करेगा। नहीं मैम, इसमें टाइम पीरियड तो स्पेसिफाइड नहीं है, उसमें ये टाइम बता पीरियड, हाँ रखा है, मुझे नहीं लगता कि टाइम पीरियड उसमें ये स्पेसिफाइड बता होगा, रखा है कि कोर्ट जैसे का आप डिस्क्रिप्शन है। जहाँ भी आप रहते हो ना, जिस भी सोसाइटी में आप रह रहे हो, वहाँ जो हम्म। आपके नेबर्स हैं वो आपको एज अ हस्बैंड वाइफ रिकॉग्नाइज करे तो वो लिव इन रिलेशनशिप वैलिड है। ठीक है, हाँ मतलब यही हो सकता है, क्योंकि टाइम पीरियड आप कैसे डिसाइड कर सकते हो। दी एक तरीके का ये प्रोविजन तो फिर भी गलत ही है एक तरीके से, अब लाइक देखो, अगर अपन आपके ऐसे कितने अथाह प्रोविजन है, ऐसे कितने अथाह प्रोविजन है जो गलत है, लेकिन अपना काम तो इंटरप्रिटेशन करने का ही है ना, हम्म, उन चीजों को वो नहीं कर सकते। क्योंकि अ, क्या होता है कि 1-2 दिन का रिलेशनशिप है, लेकिन आप पैसे दे के लोगों तो को आप बोल भी उसको लिव सकते इन रिलेशनशिप नहीं बोल सकते ना, एक दो दिन के रिलेशनशिप हो, को। वो आप, मैं हम नहीं आपको बोल यही रहे। तो बोल रही हूँ, ये तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि जो आपकी सोसाइटी है वो किस तरीके से उस चीज को मान रही है। एज ए हस्बैंड वाइफ आप दिखने भी तो चाहिए हो। ओके। आप देखो, लिव इन रिलेशनशिप वाली चीज लिखो, इसका इसमें जो ये जो केस था, मतलब ये पंजाब हरियाणा कोर्ट ने, पंजाब हरियाणा जो हाई कोर्ट है, ठीक है, उसने अजय भंडारी वर्सेस ज्योत्सना, अजय भंडारी वर्सेस ज्योत्सना, ये 2016 का केस है। मैंने कहा ना कि इतनी सारी चीजें बढ़ती जा रही है, तो 2016 में कहा कि वुमेन इन लिव इन रिलेशनशिप सेक्शन 125 सीआरपीसी में इंक्लूडेड है। वो एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि लिव इन रिलेशनशिप का क्या मतलब किस चीज में इंटरप्रिटेट करती है कोर्ट, वो उसके मतलब उसके अंदर कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिप्शन है। तो मैंने यही बोला कि जो लिव इन रिलेशनशिप वाली लेडी है, वुमेन है, वो भी क्या है, इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, हम लास्ट में एक बार रिवाइज करते जाएंगे। अब आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया जो जो चीजें, ये थर्ड पॉइंट था जो मैंने बताया। अब आओ फोर्थ पॉइंट, डिवोर्सी। ये वाइफ के अंदर, ये जो वाइफ बोला है, क्या इसके अंदर डिवोर्सी जो लेडी है, वुमन है, वो इंक्लूडेड है क्या? जी हाँ, इंक्लूडेड है, जब तक वो री मैरिज नहीं कर लेती। क्या नहीं कर लेती? दोबारा शादी नहीं कर लेती, तब तक क्या है, तब तक वो मान लिया जाएगा कि हाँ भाई एंटाइटल्ड है। ठीक है, अब आओ, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। अब आते हैं, बात करते हैं माइनर मैरिड डॉटर। माइनर मैरिड डॉटर, यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि मैम माइनर मैरिड डॉटर है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो पत्नी है, जो पत्नी है, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, वो किससे मांग सकती है? हस्बैंड से क्लेम कर सकती है। किससे क्लेम कर सकती है? हस्बैंड से क्लेम कर सकती है। लेकिन अब जब हम पढ़ेंगे सेक्शन 125 का सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 125 का ये जो सब सेक्शन 1 का ये सी, ये बी, he is legitimate or illegitimate minor child whether married or not unable to maintain his itself, कि एक आदमी से लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, चाहे उसकी शादी हुई हो या नहीं हुई हो, वो क्या कर सकती है? मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो यहाँ पे दो चीजें आ गई आपके पास में कि अब यहाँ तो दो चीजें आ गई, वो जो माइनर वाइफ है, जो माइनर लड़की है, वो तो हस्बैंड से भी मांग सकती है 125 1 के ए के अकॉर्डिंग, और वो किससे मांग सकती है? अपने पापा से भी मांग सकती है, फादर से भी मांग सकती है। तो ये तो थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्शन हो गया। तो यहाँ पे हम नीचे पढ़ते जाएंगे, ये सब चीजें नीचे लिखी हुई है, मैं आपको वाइफ के बारे में बता रही हूँ इसलिए कि यदि हस्बैंड, मतलब एक जो माइनर जो लड़की है, उसका हस्बैंड उसको मेंटेनेंस मतलब मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तब वो हस्बैंड किससे क्लेम करेगी? फादर से क्लेम करेगी। पहली बात तो वो किससे क्लेम करेगी? पहले सिचुएशन में वो अपने हस्बैंड से ही क्लेम करेगी। लेकिन जब ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं कि उसका हस्बैंड उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तब वो फादर से क्लेम करेगी 125 1 बी के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आ गया? अब आ जाओ, एक और अब आती है, यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, मैरिड माइनर मैरिज डॉटर, अब इसके अंदर क्या था? हु इज अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ। ठीक है, अब आओ, हाँ अब आओ, देखो नेक्स्ट, ये हमने एक वाइफ, एक तरीके की वाइफ पढ़ ली माइनर, अब आती है मेजर वाइफ। लेकिन मेजर वाइफ के अंदर एक
मतलब मेजर वाइफ अपने मेजर जो वाइफ है, एक मेजर जो लड़की है जो वाइफ बन चुकी है, वो यदि उसका पति उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तब वो अपने फादर से एलिजिबल नहीं है लेने के लिए। आपको खुद को ही समझ में आ गया, यहाँ पे है मेजर वाइफ, वहां थी माइनर वाइफ। माइनर वाइफ यदि उसका हस्बैंड उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तब वो फादर से क्लेम कर सकती है। लेकिन मेजर वाइफ फादर से, जिसकी शादी हो गई है, मेजर गर्ल जिसकी शादी हो गई है, ठीक है, जिसकी शादी हो गई है, वो अपने फादर से क्लेम नहीं कर सकती। ठीक है, नहीं कर सकती। तो ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। फिर हम बात करेंगे, पहले तो ये सारे पॉइंट समझ में आ गए क्या? हम दोबारा रिवाइज कर देंगे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक यस है, मैम। समझ में आ गए ये सारे पॉइंट? अ, हम्म। ये यहाँ पे आपने जो फादर की बात की है, वो एक ही सिनेरियो में होएगा कि लेजिटिमेट होना चाहिए या इलेजिटिमेट चाइल्ड होना वहां पे चाहिए? वर्ड है ही नहीं, लेजिटिमेट इलेजिटिमेट बोथ लिखा हुआ है। पढ़ोगे अभी, जब तुम पढ़ोगे वहां लिखा है लेजिटिमेट इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, उससे कोई सेंस नहीं है। अभी हम धीरे धीरे जब पढ़ते जाएंगे तो पूरा एक्सप्लेन करते जाएंगे। देखो हम पढ़ ही लेते हैं यहाँ पे। पॉइंट नंबर 2, his legitimate और illegitimate minor child whether married or not, देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, चाहे उसकी शादी हुई हो या नहीं हुई हो, अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ। लेकिन जब हम यहाँ पे नीचे आएंगे ना, तो वर्ड लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर फादर ऑफ अ माइनर चाइल्ड रेफर्ड इन क्लॉज बी टू मेक सच अलाउंस until she attains majority if magistrate is satisfied that the husband of such minor female child if married not possess the sufficient means। माइनर चाइल्ड पहले मांगेगी तो हस्बैंड से ही, लेकिन जब मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है कि है माइनर चाइल्ड लेकिन उसका पति उसको मेंटेनेंस नहीं, मतलब प्रॉपर सफिशिएंट मींस नहीं है, तब वो क्या करेगा, उसके पापा को बोलेगा, उसके फादर को बोलेगा कि आप इसको क्या करो, मेंटेन करो। और थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर, समझ लो, नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर हु हैज अटेन्ड मेजोरिटी वेयर सच चाइल्ड बाय रीजन ऑफ फिजिकल और मेंटल अबनॉर्मिलिटी, कि चाहे मेजर डॉटर हो, मेजर मैरिड डॉटर हो, या वो क्या है, अबनॉर्मल है, फिजिकल और मेंटली अबनॉर्मल है, तो भी नहीं मिलेगा, तो भी उसको नहीं मिलेगा, चाहे उसका हस्बैंड मेंटेन कर पा रहा हो नहीं कर पा रहा हो, उससे बात नहीं है, लेकिन उसके पापा से वो क्लेम नहीं कर सकती है। ठीक है, ओके। हाँ, ओके। आप जल्दी से एक बार ठीक है, रिवाइज तो क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं मुस्लिम वुमेन्स की। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा, जो 4-5 तरीके की मैंने वाइफ बताई है आपको, आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं, क्वेश्चन उठता है मुस्लिम वुमेन, सेक्शन 125, एप्लीकेबिलिटी ऑन मुस्लिम वाइफ्स और डिवोर्सी। तो समझना, सबसे पहले आपको मैंने बता ही दिया कि दिस सेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन सारी महिलाओं को या सारे लोगों को मिलता है, जो भी हम माइनर, लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, फादर, हस्बैंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे बात हुई मुस्लिम वाइफ, तो जी हाँ, जी हाँ, यस, एप्लीकेबल होता है मुस्लिम वाइफ, मुस्लिम वुमेन्स पे भी। तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया, क्या सेक्शन 125 मुस्लिम वुमेन पे एप्लीकेबल होता है? यस, एप्लीकेबल होता है, क्योंकि 125 तो सेक्युलर प्रोविजन है। क्वेश्चन आया यहाँ पर कि अब ये किस केस में कहा था, मैं केस का नाम भी लिखवा देती हूँ, अहमद खान, अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, शाहबानो बेगम। ये फर्स्ट स्टेज थी, ये शायद 1986 का है, यदि मैं गलत बोल रही हूँ तो एक बार देख लेना, कि फर्स्ट स्टेज थी अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम में कहा कि सेक्शन 125 मुस्लिम वुमन पर भी अप्लाई होता है। सेकंड स्टेज आई, क्या हुआ, अब जब ये ऐसी सिचुएशन आ गई तो वहां पे बहुत सारे कॉन्ट्रोडिक्शन होने लगे कि यार हमारे पर्सनल लॉ में भी भाई 125 तो सेक्युलर प्रोविजन है, हिंदू मुस्लिम लॉ भी तो आ जाते हैं मेंटेनेंस से रिलेटेड। कॉन्ट्रोडिक्शन आने लगे कि 125 में आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मुस्लिम वुमेन्स पे भी अप्लाई होता है, हमारे जो पर्सनल लॉज हैं उसमें तो कुछ और लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट ने क्या करा, पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, उस एक्ट का नाम था मुस्लिम वुमेन्स, मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स। मतलब ये जो देखो, एप्लीकेबल मुस्लिम वुमेन का मतलब मुस्लिम डिवोर्सी भी,
मुस्लिम डिवोर्सी भी इंक्लूडेड है, ठीक है, जब तक उसकी रीमैरिज नहीं हो जाती। तो लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन आया कि भाई ये तो गलत बात है, हमारे पर्सनल लॉज में तो कुछ लिखा हुआ है। तो उन्होंने पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया, मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। उसने उन्होंने ऐसे कहा कि ठीक है मुस्लिम वुमेन में तो ठीक है, लेकिन मुस्लिम डिवोर्सी, जो मुस्लिम डिवोर्सी की बात कही गई है, तो ये तो तभी दिया जाएगा जब हस्बैंड कंसेंट देगा। मतलब हस्बैंड कंसेंट देगा ना कि हाँ भाई मैं तैयार हूं इसको मेंटेनेंस देने के लिए, तभी क्या होगा, तभी इसको मुस्लिम डिवोर्सी को क्या मिलेगा, मेंटेनेंस मिलेगा। तो भाई साहब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात आ गई यहाँ पे। ये आप इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पे इस एक्ट की थर्ड नंबर पे इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को क्या किया गया, चैलेंज किया गया। क्या किया गया चैलेंज? ऐसे तो हस्बैंड तो कभी हाँ ही नहीं बोलेगा, हस्बैंड बोलेगा डिवोर्स दे दिया खत्म, ठीक है। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को क्या किया गया, चैलेंज किया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये चैलेंज किया गया डैनियल लतीफी के केस में। थर्ड स्टेज कौन सी आ गई, डैनियल लतीफी के केस में क्या किया गया, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये वापस शाह बानो बेगम वाला केस जो था ना, इसको अपहेल्ड करा कि आप ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, हस्बैंड की कंसेंट की कहाँ जरूरत है, मुस्लिम वुमेन में, मुस्लिम डिवोर्सी, ये सारे मतलब 125 का मेंटेनेंस कोई भी जो मुस्लिम वुमेन है उसको मिलेगा। तो शाह बानो बेगम पे जो केस पे डिसाइड हुआ था ना, उसको क्या किया, उसी को अपहेल्ड कर दिया डैनियल लतीफी वाले केस ने। तो थ्री स्टेजेस समझ में आ गई। डिलीट करने से पहले, मतलब हटाने से, चलो डिलीट तो नहीं करती हूँ, यहाँ पे आते हैं अपन। तो पहले तो ये तीन स्टेजेस समझ में आ गई क्या? नंबर से एक बार हैंड रेज कर दो, समझ में आ गई हो तो। नंबर से सबसे पहले शाहबानो बेगम वाला केस था, सेकंड नंबर पे मुस्लिम प्रोटेक्शन राइट वाला केस आया, थर्ड नंबर पे डैनियल लतीफी वाले केस ने कहा कि भाई शाहबानो बेगम वाला केस क्या है, सही है। अब आओ नेक्स्ट फोर्थ स्टेज पे क्या हुआ। फोर्थ स्टेज पे क्या हुआ कि एक सेकेंड, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठने लग गया कि मतलब अब यहाँ पे चलो ठीक है, डैनियल लतीफी ने तो बोल दिया, अब लेकिन कहीं ना कहीं इद्दत पीरियड की बात आती है। मोमनन्स में जब हम बात करते हैं तो ये बात होने लगी कि ठीक है हम दे देंगे, लेकिन इद्दत पीरियड तक देंगे। तो इद्दत पीरियड एक बार शायद 3 मंथ का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मुझे ऐसा लगता है डिवोर्स होने के बाद में, मतलब तलाक होने के बाद में 3 मंथ, जितना मुझे इसका मतलब पता है। तो यदि किसी को पता है तो एक बार मुझे बता दो, ठीक है, बिना हिचकिचाए, कि क्या इद्दत पीरियड का मतलब यही होता है, और यदि नहीं होता तो एक बार मुझे बता देना, ठीक है। 3 मंथ्स का आफ्टर डिवोर्स कुछ ये जो गैप होता है, तो इन्होंने मैम कहा, ये द पीरियड जो है ना, ये मैंडेटरी होता है, हर मुस्लिम वुमेन को फॉलो करना होता है। मतलब आफ्टर 3 प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ डिवोर्स, मतलब ये हम्म, पहले की बात है, तो उसमें होता था 3 मंथ्स का गैप होता है, ये जो उसमें हम मेंस्ट्रुअल उसको साइकिल से रिलेटेड मेंस्ट्रुएशन, होता है क्या? हाँ उसको मेंस्ट्रुएशन मतलब कंटिन्यूअसली होने चाहिए उस टाइम ठीक पे। है, ये तो बस उसके लिए होता है कि चेक करने के लिए दैट उसको मतलब प्रेगनेंसी है या प्रेग्नेंट नहीं है। नहीं है वो। तो यहाँ पर ये फोर्थ नंबर पे ये क्वेश्चन आया कि भाई इद्दत पीरियड तक ही मिलेगा, ठीक है। अब इद्दत पीरियड तक मिलेगा, तो भाई वापस ये बात हो गई कि ये क्या बात हुई कि भाई इद्दत पीरियड तक मिलेगा। तो यहाँ पे वापस 2-3 केस आए थे, इकबाल बानू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है, ये 2007 का केस था। और शबाना बानू वर्सेस इमरान खान, ये 2010 का केस है। इन्होंने क्या कहा कि भाई इद्दत पीरियड के बाद भी मिलेगा। इद्दत पीरियड नहीं होना चाहिए, ये सब ये कोई ये सेक्युलर प्रोविजन है। आप इस तरीके से इद्दत पीरियड, तलाकनामा, तलाक, इस चीज में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम डिवोर्सी इंक्लूडेड है अंटिल उसकी शादी नहीं हुई हो, आप इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई, ये पांचों स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ तलाकनामा लिख दिया, तलाकनामा हो रहा है दो हस्बैंड वाइफ के बीच में, और उसने लिख दिया तलाकनामा में, मतलब एक तरीके के एग्रीमेंट होता है कि आप मेंटेनेंस क्लेम नहीं करोगे,
मतलब जाके मान लीजिए कि तलाकनामा हो रहा है और उसमें लिख दिया कि मेंटेनेंस क्लेम नहीं करेगी फ्यूचर में वाइफ, तो क्या, मुझे बताओ अनुष्का मैम, क्या इसका कोई फर्क पड़ना चाहिए क्या? नो मैम। फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये तो एक वॉइड, मतलब ये आप इन प्रोविजन से क्या फर्क पड़ेगा, आपने एग्रीमेंट में लिख दिया, लेकिन भाई कानून के ऊपर थोड़ी है वो एग्रीमेंट। ठीक है, लेकिन तो दी आई ये होप। एग्रीमेंट void हो जाएगा ना? हाँ, एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट की ये कंडीशन वॉइड है, आप इस कंडीशन पे बिहाफ पर आप वो नहीं क्लेम कर सकते। मतलब आप नहीं बोल सकते कि ये तो एग्रीमेंट साइन करवाया है। ठीक है, पांचों पॉइंट समझ में आ गए? डन। यस मैम। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट। ठीक है, अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वाइफ से संबंधित हमने सारे प्रोविजन पढ़ लिए हैं। वो और भी प्रोविजन आ सकते हैं वाइफ की, वो जो होती है ना स्टेप मॉम, स्टेप मदर, क्या क्लेम कर सकती है, क्या अपने जो भी स्टेप, जो भी डॉटर सन होते हैं, जी हाँ कर सकती है, यदि उसके पास में अनेबल टू मेंटेन है, मतलब उसके पास में खुद को मेंटेन करने के वो नहीं है, साधन नहीं है। ये इसके अंदर आएगा फादर और मदर वाले में। तो आइए सेक्शन 125 को पढ़ते हैं। हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, his legitimate or illegitimate minor child, whether married or not, unable to maintain himself। ठीक है, ये हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। his legitimate or illegitimate child, ठीक है, who has attained the majority but not being a married daughter, where the child is by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain himself। हर्षित, एक लड़का 21 साल का है, क्या अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है? वो अबनॉर्मल है, कर सकता है दीदी नहीं कर सकता? वो हाँ कर सकता है, लेकिन इसका कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया है ना, आई थिंक। कहाँ नहीं बनाया गया? ये बनाया तो हुआ है, लिखा तो है इलेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, जो जिसने मेजोरिटी अटेंड कर लिया ना 21 साल की मेजोरिटी, लेकिन वेयर सच चाइल्ड इज बाय रीजन ऑफ फिजिकल और मेंटल अबनॉर्मलिटी, अब ये अबनॉर्मल है, तो क्या मांग सकता है, क्या क्लेम कर सकता है कि जी हाँ इसमें कर हाँ सकता हाँ है? कर सकता है। ठीक है, और यदि ये मान लो 21 साल की लड़की हो तो कर सकती है क्या? नहीं आंसर कर दो। यस मैम। नहीं नहीं। नहीं मैम क्यों कर अरे सकती है। कहाँ कहाँ क्यों नहीं कर हाँ सकती? शादी थोड़ी हुई, मैंने बोला 21 साल की लड़की है, मैंने ये थोड़ी बोला उसकी शादी हो गई है। देखो वापस पढ़ो। हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, भाई लड़का लड़की हो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मेजोरिटी अटेंड कर चुके हैं लेकिन वो क्या है, मेंटली और फिजिकली डिसेबल है, तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अब ये 21 साल की लड़की की शादी हो जाती तो क्या क्लेम कर सकती थी क्या, हर्षित? नहीं। ठीक है, तीनों चीज समझ में आ गई ना, चाहे लड़का हो लड़की हो, मेजर हो गया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब नॉर्मल हो तो कर सकते हैं, लेकिन शादी हो गई लड़की की तो वो नहीं कर सकती। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हिज मदर और फादर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो इसमें भी काफी प्रोविजन आ चुके हैं। देखो इसमें भी काफी चीजें आ चुकी है। अब यहाँ पे एक बात होती है कि हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, तो यहाँ पे इस सेक्शन में ये जो डी प्रोविजन है इसके अंदर एनी पर्सन का मतलब क्या है, यहाँ पे केवल लड़के से मांगेंगे कि लड़की से भी मांग सकते हैं? शोभना मैम। मैम दोनों में से किसी से भी मांग सकते हैं, जो जो भी मतलब वो हो केपेबल हो उनको मेंटेन केपेबल करने हो। के लिए। देखो पहले लोगों को लगता था कि यहाँ पे एनी पर्सन का मतलब भाई काहे को लड़का, लड़के ने कोई गुनाह थोड़ी कर दिया है, लड़का लड़की किसी से भी मांग सकते हैं। इसका भी एक केस लॉ था, विजय मनोहर अर्बन। ठीक है, केस लिख लीजिए, विजय मनोहर अर्बत वर्सेस काशीराव राजाराम। ठीक है, एक बार केस भी देख लेना पूरा, वर्सेस काशीराव राजाराम। इसके अंदर कहा कि भाई लड़का लड़की किसी से भी मांग सकते हैं, जो फादर मदर है अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि अडॉप्शन, अडॉप्टिव चाइल्ड से मांग सकते हैं क्या, तो जी हाँ मांग सकते हैं। अडॉप्टिव चाइल्ड से मांग सकते हैं क्या, मांग सकते हैं, जिसने खुद को क्या करा है, जिसने खुद को मेंटेन, मतलब जो खुद को, ये जो फादर मदर है जो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं खुद को। तो आई होप ये 4 पॉइंट दिखने में 4 लगते हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत डीप में बातें छुपी हुई है कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं, लाइक इसके अंदर फादर मदर में या एनी पर्सन में, इस एनी पर्सन में यहाँ पे लड़का आया है, यहाँ पे फादर आए, यहाँ पे फादर आए, लेकिन यहाँ पे लड़का लड़की दोनों आ गए। अब यहाँ पे किसको एप्लीकेशन लगेगी, वेरी इंपॉर्टेंट, ना ही 125 की एफआईआर जाती है, ना ही 125 की कंप्लेंट जाती है। कोई गुनाह थोड़ी कर दिया है, मेंटेनेंस नहीं दिया, एफआईआर कंप्लेंट नहीं जाती, क्या जाती है, एप्लीकेशन जाती है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को।
कान खोल के याद रख लेना, मतलब क्लास में हो तो भूलना नहीं है। आपने यदि इस क्लास को लिया है तो आपको भूलना नहीं है कि यहाँ पे ना FI, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर मिलता है, तो एप्लीकेशन पे ऑर्डर मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? एप्लीकेशन पे ऑर्डर मिलते हैं। FIR जाती तो लास्ट में जजमेंट जाता, कंप्लेंट जाती तो लास्ट में जजमेंट जाता, यहाँ पे क्या जा रही है? एप्लीकेशन जा रही है, तभी तो वर्ड है ऑर्डर। तो क्या किया जाएगा? एप्लीकेशन लगेगी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, ठीक है, कि भाई ये पर्सन क्या कर रहा है? नेग्लेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, आप हमें एक मंथली अलाउंस दिलवाओ, वाइफ को, चाइल्ड को, फादर मदर को, जो भी है। सच मंथली रेट एज सच मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट टू पे द सेम टू सच पर्सन एज द मजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट। ठीक है, समझ में आया? मजिस्ट्रेट को लगेगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को लगेगी, ठीक है, अदरवाइज इरेगुलरिटी हो जाती है। ये प्रोविजन हम पढ़ चुके हैं, फादर ऑफ माइनर फीमेल चाइल्ड का बार बार नहीं पढ़ेंगे। अब आओ यहाँ पे कि मंथली अलाउंस डिसाइड करने में लग रहा है टाइम, तो मैं खाऊंगी क्या? मेरे हस्बैंड मुझे दे नहीं रहा, मंथली अलाउंस आप करने में लगा रहे हो 2 साल 3 साल, मेरे पास में मेंटेनेंस के लिए क्या नहीं है? मेरे पास में मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं है, तो मजिस्ट्रेट को मैं क्या लगा सकती हूँ? सर मुझे इंटरिम मेंटेनेंस दिलाओ। क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज इंटरिम मेंटेनेंस? तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सेक्शन 125 या ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ मंथली अलाउंस, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने वो पर्सन रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर एक काम करो, मेरा एक कम से कम एक इंटरिम अलाउंस तो बांध दो। तो इंटरिम अलाउंस बांध दो, तो मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन है, वो क्या कर सकता है? इंटरिम अलाउंस के लिए बोल सकता है कि एक काम कर, ये जो इंटरिम अलाउंस है वो तू पे करेगा, ठीक है, ये प्रोविजन नंबर 2 बोलता है। अब आ जाइए नेक्स्ट। मैम हम्म एक क्वेश्चन था। हम्म मैम आपने बोला कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो सीजेएम उसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे? देखो मैम, डायरेक्ट सीजेएम के पास नहीं जाती है चीजें, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास ही लगेगी। अब वो बाद में कभी बाय चांस ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि सीजेएम के पास में रेफर करना पड़ रहा है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास ही एप्लीकेशन जाएगी। वैसे तो होते हैं सीजेएम इंक्लूडेड मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन किसी मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट का या किसी जगह का यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास के पास ही जाएगी चीजें। अदरवाइज क्या होती है? इरेगुलरिटी हो जाती है, हम सेक्शन पीछे के सेक्शंस में पढ़ेंगे। कभी छोटी चीज ऊपर वाले कोर्ट में जा सकती है क्या? जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, सीजेएम भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, लेकिन डायरेक्ट आप नहीं अप्रोच करोगे उसको, क्योंकि स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। ओके मैम। अब देखो आपको एक छोटी छोटी चीज बता दूं, देखो मान लो यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास लगा दी, श्रेया समझना, यस ठीक मैम। है, तो क्या होगा? वॉइड हो जाएगा, कुछ भी प्रोसीडिंग्स होती है ना, ये क्या होती है? मतलब पूरी रेगुलर प्रोसीडिंग है। नीचे देखो, आप पूछ रहे हो सीजन, नीचे वाले कोर्ट का केस ऊपर वाला कोर्ट लड़ सकता है, लेकिन ऊपर वाला कोर्ट का केस नीचे वाला कोर्ट नहीं लड़ सकता, वो वॉइड अब इनिशियो हो जाती है चीजें। कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाएंगे कि सीजेएम सुनेगा, वो हो सकता है, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की चीजें सेकंड क्लास सुनेगा तो वो बिल्कुल इरेगुलर प्रोविजन है, वहां तो वॉइड होगी चीजें, ठीक है। ओके मैम। अब आओ नेक्स्ट, जहां हम पहुंच चुके थे, ठीक है, तो वो इंटरिम मेंटेनेंस के लिए बोल देगा कि एक काम करो, इंटरिम मेंटेनेंस दो, और ये जो इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन है ये 60 डेज के अंदर, 60 डेज के अंदर कंप्लीट होगी। सर्विस ऑफ नोटिस, उस पर्सन को सर्विस भी करेंगे, नोटिस भी, कि तेरे लिए इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन आई है, तो ये जो इंटरिम मेंटेनेंस है, ये जो इसकी एप्लीकेशन है, ये 60 दिन में कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये एक्सप्लेनेशन माइनर का मतलब तो हमें पता ही है, वाइफ इंक्लूड्स अ वुमन हु हैज बीन डिवोर्स। देखो एक्सप्लेनेशन में भी लिख रखा है कि वाइफ का मतलब वो वुमन है जिसको डिवोर्स दिया गया है, जिसने डिवोर्स ले लिया है अपने हस्बैंड से, लेकिन जिसकी अभी तक रीमैरिज नहीं हुई है, ठीक है। अब एनी सच जो भी अलाउंस का जो मैंने बोला 1000 रुपए देना है, ये फाइनल ऑर्डर था मेरा, तो ये 1000 रुपए आपको कब से देने पड़ेंगे? मान लीजिए फाइनल ऑर्डर मैंने 2 अप्रैल 2023 को दिया, तो ये 1000 रुपए आपको या तो 2 अप्रैल 2023 से देने पड़ेंगे, ठीक है। और यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि पुरानी मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली देना हो, तो मजिस्ट्रेट बोल सकता है कि पुरानी डेट से दे, मान लो 1 जनवरी 2023 से दे, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, एनी such allowance for the maintenance or interim maintenance and expenses of the proceedings shall be payable from the date of the order, ठीक है, पहला समझ में आ गया।
और इफ सो ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक तारीख को एप्लीकेशन लगी हो, तो मजिस्ट्रेट ऐसे बोल सकते हैं कि तू एप्लीकेशन की डेट से दे। क्या दे? एप्लीकेशन की डेट से दे। ये मजिस्ट्रेट बोल सकता है। अब आओ, जी देखो, क्वेश्चन है। आरजेस 2021 में क्वेश्चन आया था ये, मेरा 0 नंबर मिले थे मुझे। हाँ, आगे बताओ। दी आपने बोला है ना एप्लीकेशन की डेट से, तो वो एप्लीकेशन की डेट जब लगा रहा है तो वो उसका फाइनल ऑर्डर हो गया, राइट? हाँ, तो एप्लीकेशन मान लो मैंने एप्लीकेशन लगाई 2 साल बाद, समझ रहे हो, मतलब 2 साल पहले मैंने एप्लीकेशन लगाई और ठीक है। 2 साल बाद उसका फाइनल ऑर्डर आया, तो हम्म। कोर्ट ऐसे बोल सकता है कि फाइनल ऑर्डर की डेट, मतलब 2 साल बाद की डेट से बोलेगा कि तू आज से देना चालू कर ठीक हजार है। रुपए, या बोलेगा कि तू 2 साल रेट्रोस्पेक्टिवली डेट से जाके इसको पैसे दे, हजार हजार हजार, जब से इसने एप्लीकेशन हाँ, लगाई है। ठीक है, ठीक है। ओके ओके, गॉट इट। अब ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन इतना टिपिकल है, मैं बता रही हूँ ना, मेरे को 4 में से, मतलब पूरे आरजेस की जो भी मेरी वो मतलब क्वेश्चंस थे, सब में आपने देखा होगा मेरे अच्छे अच्छे नंबर आए थे। इस क्वेश्चन में 4 में से 0 नंबर मिले थे। क्वेश्चन क्या है मैं बताती हूँ, पहले पढ़ भी लेते हैं। ठीक है। If any person so ordered fails without sufficient cause to comply with the order, एक ऐसा पर्सन जिसको ऑर्डर दिया गया वो फेल हो जाता है, ठीक है, कंप्लाई करने में, एनी सच मजिस्ट्रेट में फॉर द ब्रीच ऑफ ऑर्डर, एवरी ब्रीच ऑफ ऑर्डर इशू अ वारंट फॉर लिविंग द अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट इन अ मैनर प्रोवाइडिंग फॉर लिविंग फीस, कि जितनी बार वो ब्रीच करेगा, जितनी बार वो ब्रीच करेगा, कोर्ट एक वारंट इशू करेगा उस पे फाइन लेवी करने का। ठीक है। एंड मे सेंटेंस सच पर्सन फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ ईच मंथ अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एक्सपेंसेस रिमेनिंग अनपेड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट टू imprisonment फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 month और अंटिल पेमेंट इफ सूनर मेड। आपको इस सेंटेंस का मतलब किसी को भी समझ में आ गया हो तो एक बार मुझे समझा दो, बाकी मैं फिर धीरे धीरे आपको बताऊंगी। शोभना मैम, यदि आपको कुछ समझ में आए, क्या बोलता है ये? मैम जैसे आईपीसी में होता है, अगर आपके पास फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों चीजें हैं, तो हम्म। जैसे अगर कोई फाइन नहीं पे करता है तो उसको 1/4 उसके फाइन का जितना भी होता है उसके हिसाब से उसको नहीं नहीं, इसका इम्प्रिजनमेंट मैं ग्रांट कर बताती हूँ, देते इसका हैं। थोड़ा सा गलत आप इसका इंटरप्रिटेशन दे। देखो, मान लो कि मुझे कहा 1000 रुपए, मुझे कहा कि मुझे कहा कि आप ऑर्डर वो दो, मेंटेनेंस दो। ठीक है, मैं मेंटेनेंस नहीं दे पा रही हूँ, तो अब क्या करेगा, मान लीजिए मुझ पे 10,000 रुपए के मेंटेनेंस का ऑर्डर था हर मंथ पे करने के लिए, तो मुझसे अब ये 10,000 मैं नहीं पे करा रही हूँ ना, तो 10,000 रुपए का मतलब नहीं पे कर रही हूँ, तो मुझ पे निकलेगा वारंट इशू होगा कि इस पे क्या करो, वारंट इशू करो, इससे 10,000 रुपए रिकवर करवाने हैं। क्या करवाने? 10,000 रुपए रिकवर करवाने। तो आपको पता होगा इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 421, या इंडियन पीनल कोड का नहीं, सीआरपीसी का, इंडियन पीनल कोड का ही है, सीआरपीसी का 421 से लेकर 424 प्रोविजन ये बताता है कि फाइन को कैसे रिकवर करना है, फाइन को कैसे रिकवर करना है। तो कोर्ट क्या कर रहा है, वारंट इशू कर रहा है कि भाई इसके संबंध में एक क्या करो, वारंट इशू करो कि इससे 10,000 रुपए रिकवर करवाने हैं। ठीक है, तो रिकवर कैसे करवाएंगे हम, सेक्शन एक 421 से 424 की उसकी प्रॉपर्टी को बेच के, या कुछ भी ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो 421 और 424 में डिफाइन है, वैसे हम रिकवर करवाएंगे। अब क्या होता है, ये 10,000 रुपए तो रिकवर ही नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा, अब वारंट फॉर अरेस्ट निकलेगा उसका, उसको क्या करेंगे, 1 साल मतलब 1 महीने के लिए जेल में डालेंगे, 1 महीने के लिए जेल में डाल देंगे। जितना जितना ये क्या कर रहा है, जितना जितना ये, मान लो इसने एक बार 10,000 रुपए नहीं दिए तो 1 महीने का जेल, फिर वापस 10,000 रुपए नहीं दिए तो फिर 1 महीने का जेल। ठीक है। ठीक है, फिर तो नहीं दिए तो फिर 1 महीने का जेल। समझ में आया? वापस मैं बोल, अब मैं एग्जाम में क्या गलती करके आई थी मैं बताती हूँ। इस क्वेश्चन पूछा गया था कि हर बार वो क्या कर रहा है, हर बार ये 10,000 रुपए पे नहीं कर रहा है। तो जब मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए लिखा हुआ है, which may extend to 1 month, which may extend to 1 month or until payment if sooner made। तो मुझे लगा कि वो चाहे कितना ही ब्रीच करे, कितना ही ब्रीच करे, उसको 1 महीने के लिए ही जेल मिलेगी। लेकिन जब हम पूरा सेंटेंस पढ़ते ना, ये वर्ड यहाँ से जुड़ा हुआ है, देखो, एवरी ब्रीच के लिए 1 महीने की जेल मिलेगी उसको।
ठीक है, तो यदि उसने पांच पांच बार उसने पेमेंट नहीं किया ना, तो बार बार उसके लिए वारंट निकलेगा, पांच किसके लिए, उसको जेल मतलब अरेस्ट करने के लिए। तो उसको 5 ब्रीच के लिए 5 मंथ की जेल की सजा मिलेगी। अब आप इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, फिर मैं दोबारा पूछूंगी। देखो, if any person so ordered fails without sufficient cause to comply with the order, any such magistrate may, for every breach of order, issue a warrant for levying the amount due in manner provided for levying fees, and may sentence such person for the whole or any part of each month, ठीक है, remaining unpaid after the execution of warrant, to imprisonment for a term which may extend to 1 month or until payment if sooner made। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझ में आ ही गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या? बस आपको इतना याद नहीं करना, पे नहीं करना तो वारंट फॉर लिवाई ऑफ फाइन जाएगा, और यदि वारंट फॉर लिवाई फाइन को भी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे तो हर ब्रीच के लिए 1 महीने की क्या मिलेगा, इम्प्रीजनमेंट मिलेगा। ठीक है, डन। एक बार हैंड रेज कर दो, डन। ठीक है, एग्जाम में बाई चांस आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन अब आ जाओ इसके अंदर, क्वेश्चन एक और क्वेश्चन बनता है, provided that no warrant shall be issued for the recovery of any amount under this section unless application be made to the court for levy such amount within a period of 1 year from the date on which it becomes due। देखो, इस तरीके का वारंट इशू नहीं किया जाएगा। मान लो 1 तारीख को ड्यू होता, 1 अप्रैल 2024 को ड्यू होता, तो उसकी वाइफ जो है ना, उसकी वाइफ को 1 अप्रैल 2024 से लेकर जो भी लिमिटेशन पीरियड है, मान लो 1 अप्रैल 2025 तक क्या लगानी पड़ेगी, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि सर इसने मेरा पेमेंट नहीं किया है, तभी वारंट इशू होगा। पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट नो वारंट शैल बी इशूड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट under this section unless application to be made to the court for levy such amount within a period of 1 year from the date on which it becomes due। ठीक है, समझ में आ गया? पहले दोनों ही प्रोविजन समझ में आ गए कि भाई मैम ये हर मंथ की एक एप्लीकेशन लगेगी या फिर कलेक्टिव भी लग सकती है? हर मंथ की एक एप्लीकेशन नहीं लगेगी, कलेक्टिवली लग सकती है, कलेक्टिवली लग सकती है। लेकिन उसके जैसे मान लो कि आपने, देखो समझना इसका, देखो क्वेश्चन आप समझ रहे हो, सही बोल रहे हो, कि मान लो इसने 12 महीने हो गए, ठीक है, तो 13वें महीने के लिए एप्लीकेशन, 13वें महीने के लिए यदि मान लो 13 महीने से उसने पे नहीं किया, तो 12 महीने के लिए वारंट इशू होगा फिर। समझ गए? आप उस 13वें महीने को क्लेम नहीं कर सकते हो। ओके। ये तो मतलब ये कंसेप्ट वाइज है कि आपसे बोला गया कि 1 साल से ज्यादा के लिए वारंट इशू नहीं होगा ना, क्योंकि उसने बोला कि 1 साल तक आप क्लेम करोगे तो ही हम वारंट फॉर अरेस्ट इशू करेंगे। जैसे ही 13वां महीना 14वां महीना हो जाता है, तो अब आप इन 2 महीनों के लिए थोड़ी उसको अरेस्ट करवाओगे, आपको 1 साल के अंदर वो लगानी चाहिए थी ना एप्लीकेशन। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, ये तो एक मतलब मुझे लगता है ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल, लेकिन मेरा इंटरप्रिटेशन यही है कि जब आपको एप्लीकेशन लगानी है तो विद इन 1 ईयर आप एप्लीकेशन लगा दो, क्योंकि इसने स्पेसिफिकली बोला कि वारंट इशू नहीं करेंगे यदि आप 1 साल के अंदर एप्लीकेशन नहीं लगा रहे उसके अरेस्ट की। ठीक है, अब मैम आ जाओ। हम्म मेरा एक क्वेश्चन है इसमें 1 ईयर का जो 1 ईयर के लिए जो एप्लीकेशन लगेगी ना, मतलब एक हम्म साल की, तो सपोज इट वाइफ हस्बैंड ने 1 महीने का उसको पे नहीं किया मेंटेनेंस, हम्म तो वाइफ अगले महीने लगा सकती है। हाँ, अगले मतलब 1 साल तक वो कभी भी लगा सकती है ना, ठीक है। 1 साल तक वो कभी भी लगा सकती है। ठीक अब है। नेक्स्ट चीज आ जाती है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ पर्सन ऑफर्स टू मेंटेन हिज वाइफ ऑन अ कंडीशन ऑफ हर लिविंग विद हिम एंड शी रिफ्यूज टू लिव विद हिम। एक पर्सन बोल रहा है कि भाई मैं तुझे मेंटेनेंस तब दूंगा जब तू क्या करेगी, मेरे साथ रहेगी, और वो क्या कर रही है, रिफ्यूज कर रही है। सच मजिस्ट्रेट में कंसीडर एनी ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल स्टेटेड बाय हर and may make an order under this section notwithstanding such offer if he is satisfied that there is just ground for doing so। देखो, एक वुमन को उसने बोला पति ने कि तू मेरे साथ रहेगी तो ही मैं तुझे मेंटेनेंस दूंगा, ठीक है, लेकिन वो मना कर रही है, तो कोर्ट मना करने की रीजन देखा कि ऐसा हो सकता है कि वो जो हस्बैंड है वो किसी अदर वुमन के साथ रह रहा हो, उसने किसी अदर वुमन के साथ कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज कर रही है, कि दिस इज अ वैलिड ग्राउंड कि अनदर वुमन के साथ में उसने मैरिज कर ली है तो कैसे वो रहेगी, या उसने कोई मिस्ट्रेस रख रखी है, इट शैल बी कंसिडर्ड टू बी जस्ट ग्राउंड फॉर हिज वाइफ रिफ्यूजल टू लिव विथ हिम। ठीक है, मना कर सकती है वो, कि ऐसा नहीं है कि वो हस्बैंड बोल रहा है कि तू मेरे साथ ही रह, भाई मेरे साथ रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तू किसी और वाइफ के साथ रहेगा या किसी और मिस्ट्रेस के साथ रहेगा। तो ये एक मना करने का वैलिड रीजन है।
फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन में आ सकता है आपसे कि कब वाइफ मतलब वाइफ एंटाइटल नहीं है, कब वाइफ एंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस लेने के लिए। तो वो अपने हस्बैंड से दूर रह रही है, ठीक है, अपने हस्बैंड से दूर रह रही है, सॉरी, वो एडल्ट्री में रह रही है, यदि उसकी वाइफ एडल्ट्री में रह रही है तो नहीं मिलेगा उसको मेंटेनेंस। या विदाउट सफिशिएंट रीजन वो अपने हस्बैंड से दूर रह रही है, या म्यूचुअल कंसेंट से, वो म्यूचुअल कंसेंट से दोनों अलग अलग रह रहे हैं, तो क्या नहीं मिलेगा, उसको अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है। और सेम फिफ्थ नंबर का पॉइंट कि हाँ, मान लीजिए एक लेडी को अलाउंस मिल चुका है, लेकिन उसके बाद में पता चलता है कि वो एडल्ट्री में रह रही है, या अपने हस्बैंड से दूर रह रही है, या म्यूचुअल कंसेंट से, तो उसके अलाउंस को कैंसिल भी कर दिया जा सकता है। सेक्शन 125 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, लगता है मैम एक याद हो जाता क्वेश्चन है, है। क्वेश्चन नहीं है, डाउट है बेसिकली। मैम आपने जो प्रोवाइडेड में बताया था ना कि यदि हस्बैंड बोलेगा कि मतलब मैं मेंटेनेंस तभी दूंगा जब वो साथ रहेंगी, वो वाला मुझे लाइन समझ में नहीं आया उसके बेसिकली। हस्बैंड ने बोला कि भाई उस देखो, मान लो मेरा हस्बैंड है, ठीक है, मेरा हस्बैंड मुझको बोल रहा है कि तुम मेरे साथ रहोगी तो ही मैं मेंटेनेंस दूंगा, तो ये एक वैलिड रीजन हो सकता है। भाई कोर्ट ओके। बोलेगा कि भाई रहो ना, तुम हस्बैंड वाइफ हो तो साथ में रहो। यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोर्ट उसको मेंटेनेंस बोलेगा तभी कि तू मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड तब है जब तुझे तेरे हस्बैंड के साथ रहना है, मतलब रहेगी। लेकिन कोर्ट क्या करेगा जब ये क्वेश्चन आता है कि हस्बैंड बोल रहा है कि मुझे मेरे साथ रहो, तो कोर्ट उसकी वाइफ के मना करने के रीजन भी तो देखेगी। उसकी वाइफ यदि विदाउट, ऐसे देखो यहाँ लिखा है कि विदाउट रीजन यदि वो मना करती है तो कोर्ट थोड़ी बोलेगा कि मेंटेनेंस ले, कोर्ट तो मना कर देगा। लेकिन जब रीजन देखेगी और रीजन ऐसा लगता है कि वुमेन किसी के साथ, किसी और वुमेन के साथ उसने शादी करी है, मिस्ट्रेस को रखता है, तब यहाँ पे मेंटेनेंस देने के लिए वो मना नहीं करेगी कोर्ट, ओके यहाँ मैम। देगी। समझ रहे हो? यस मैम। वापस बोलूं? नहीं नहीं, समझ में आ गई मैम। ये फिफ्थ सिंपल वाला सी बात पॉइंट है एक ना। बार बता देना। हाँ, फिफ्थ वाला पॉइंट। फिफ्थ वाला पॉइंट, देखो ये कैंसिलेशन का, यहाँ पे वर्ड शायद सेंटेंस पूरा नहीं लिखा हुआ, ये कैंसिलेशन है कि कब कैंसिल कर सकेंगे, कब कैंसिल कर सकेंगे। मान लीजिए पारुल है, पारुल को 10,000 रुपए मेंटेनेंस मिला, पारुल नहीं, चलो कोई और लड़की है, उसको 10,000 रुपए मेंटेनेंस मिला, लेकिन वो अब बाद में पता चलता है, बाद में पता चल रहा है कि वो एडल्ट्री में रह रही है, ठीक है, या विदाउट सफिशियंट रीजन, पहले तो मिल गया लेकिन अब विदाउट सफिशियंट रीजन अपने हस्बैंड से दूर रह रही है, या म्यूचुअल कंसेंट से वो दोनों ने अलग रहने की क्या कर ली है, दोनों ने डिसाइड कर लिया है, तब क्या हो सकता है, मेंटेनेंस कैंसिल भी हो सकता है। ओके। ठीक है, तब मेंटेनेंस कैंसिल, यहाँ पे है, यहाँ पे तो है कि एंटाइटलमेंट ही नहीं है, और यहाँ पे मिल चुका है और फिर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, डन, सेक्शन 125 डन। एक बार अच्छे से पढ़ना इसका, इसके क्वेश्चंस भी करना, इसके क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ जाएंगे। श्रेया मैम, जतिन सर, समझ में आ गया? यस मैम। अब आओ देखते हैं, टाइम मिलता है तो कोई अच्छा सा सेक्शन है क्या, 126। ठीक है, अब देखो, एक चीज आपको याद करवाती हूँ मैं, हर्षित एक बार माइक ऑन करो, कि यदि वो पर्सन नहीं कर रहा है, वो नहीं दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, पैसे नहीं दे रहा है, मना कर रहा है, तो उसके लिए क्या जारी होता है, क्या जारी होता है, वारंट जारी होता है कि समन वारंट, जारी होता है? वारंट होएगा ना, पैसे नहीं दे रहा है तो। क्या हुआ, वारंट जारी होगा। ये लोगों के मन में, ये भी एक आरजेएस 2021 के प्री का क्वेश्चन था, ठीक है। लोगों के मन में क्या डाउट होता है कि वारंट जारी हो रहा है तो इसकी सारी प्रोसीडिंग कैसे चलेगी, वारंट केस की जैसे चलेगी। अनुष्का मैम, लगता है ना आपको कि वारंट जारी हो रहा है तो सारी प्रोसीडिंग वारंट केस के जैसे चलेगी? तो नहीं, इसकी जो प्रोसीडिंग होती है 125 की जो प्रोसीडिंग होती है वो कैसे चलती है, समन केसेस की तरह चलती है। ठीक है, याद रहेगा आगे तक, एक बार हैंड रेज कर दो, या आगे तक याद रखना है आपको कि लोगों के मन में डाउट होता है कि समन सर्व होता है, मतलब वारंट इशू होता है अरेस्ट का, तो इनकी प्रोसीडिंग कैसे चलेगी, वारंट केसेस की तरह चलेगी? नहीं, जो 125 की प्रोसीडिंग होती है वो चलती है समन केसेस में, जो समन केसेस में ट्रायल चलता है ना, इस तरीके से चलेगी। देखो एक बार, हाँ, और 126 में मैं बता भी देती हूँ कि 126 क्या बोलता है कि प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 में बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन। कहाँ लगाओगे आप एप्लीकेशन, जहां पे वो पर्सन रहता है, ठीक है, जहां पे वो या उसकी वाइफ रहती है, मतलब कहीं भी लगा सकते हो।
और मान लीजिए इलेजिटिमेट चाइल्ड के मेंटेनेंस की बात है, तो जहां वो अपनी जो वाइफ थी उसके साथ, मतलब वाइफ मतलब जहां वो उस इलेजिटिमेट चाइल्ड की मदर के साथ लास्ट टाइम रहा था, ठीक है, वहां पे एप्लीकेशन फाइल होगी। देखो सब जगह आ गई, सब जगह हस्बैंड हस्बैंड वाइफ, ठीक है, और इलेजिटिमेट वाली सिचुएशन है, तो जहां भी वो उस मदर के साथ में लास्ट टाइम रहा था, वहां वहां प्रोसीडिंग चालू हो सकती है। All evidence in such proceeding shall be taken in the presence of the person। सारी जो proceeding होगी उस person के सामने होगी जिसके अगेंस्ट ये order for maintenance जाना है। और when his personal attendance is dispensed with in the presence of his pleader, pleader के उसमें भी हो सकती है। अब हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, अच्छा यहाँ पे समन वाली चीज नहीं आएगी, कहीं ना कहीं आएगी समन वाली चीज, देखेंगे अपन कहाँ पड़ती है, कहाँ लिखा है मैम कि उसी में है, आगे लास्ट में है, शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड फॉर समन केसेस। इसमें शायद मेरे इसमें ये शायद मुझे लगता है डायरेक्ट आधा अधूरा है। नहीं मैम, आपने जहाँ पे अभी पढ़ा ना, पर्सनल अच्छा, अटेंडेंस इज हाँ हाँ हाँ, डिस्पेंस्ड। इन द प्रेजेंस ऑफ हिज प्लीडर एंड शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रेस्क्राइब फॉर द समन केसेस, ठीक है। अब आओ कि मान लो कि पारुल मतलब किसी हस्बैंड को बोला कि भाई आप मेंटेनेंस दो, नहीं दे रहा, या किसी के ऊपर नोटिस सर्व हो रहा है, अवॉइड कर रहा है, कोर्ट में नहीं आ रहा है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, एक्स पार्टे ऑर्डर भी पास कर सकती है, मतलब उस आदमी को सुने बिना भी ऑर्डर पास कर सकती है। तो जी हाँ, ऑर्डर पास हो सकता है एक्स पार्टे, कि प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन अगेंस्ट whom an order for payment of maintenance is proposed to be made is willfully avoiding services or willfully neglecting to the attend the court, the magistrate may proceed to hear or determine the case ex parte and order so made may be set aside for good। अगर हस्बैंड आ भी जाता है, वो आदमी आ भी जाता है कि भाई गुड कॉज थे, तो सेट असाइड भी हो सकता है। ऑन एन एप्लीकेशन मेड विद इन 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के अंदर एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी बस उसको। बस इतना ही अपन पढ़ते हैं सेक्शन 126 कलम सेक्शन 127। ये ऑल्ट्रेशन ऑल्ट्रेशन बहुत सिंपल है कि कब ऑल्ट्रेशन हो सकता है, सरकमस्टांसेस बदल जाए, ठीक है, एडल्ट्री में रहने लग जाए बाद में, वो सब हम कल देख लेंगे। दी मेरा एक क्वेश्चन है हम्म कि सपोज़ वाइफ ने एप्लीकेशन लगाई है अपने होम टाउन में, ठीक है? हम्म अगर हस्बैंड चाहता है तो वो एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करवा सकता है? हो सकता है, हो सकता है, सब चीजें हो सकती है, कोर्ट का डिस्क्रिशन है, क्योंकि सेकंड में वर्ड में भी तो लिखा है वेयर हस्बैंड रिसाइड्स, वेयर ही और शी रिसाइड। तो सब चीजें देखो, ऐसे ऐसे सर्कमस्टांस आते हैं, कोर्ट म्यूचुअल कंसेंट से कि दोनों की जो चीजें पास में रहेगी, ठीक है, दोनों की जो चीज जगह पास में रहेगी, कोर्ट वहां पे बोल सकता है कि भाई आप है ना कर लो वहां पे एप्लीकेशन ट्रांसफर, ठीक है दी। ठीक है। चलो बाकी का हम कल पढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग सही थी ना कल वाली, मैं एक बार ट्राई और करूंगी, उसको हाँ उसकी तरह थी, ही निकल। रिकॉर्डिंग सही थी, कल मैम वाली। यस मैम, बिल्कुल सही थी वो। उसे ठीक है, पुरानी वाली भी अगर वैसे हो सके मैम तो एक बार देख लीजिएगा, पुरानी क्योंकि वाली तो मुझे पता है एक एक घंटा बैठना पड़ेगा पूरी क्लास को चला के, मतलब क्लास को चलाऊंगी और फिर स्क्रीन रिकॉर्ड करूंगी, ऐसा होगा। मैम वो एक्चुअली क्या हुआ है ना, वो पुरानी वाली भी ना बहुत रुक रुक के चल रही है, मेरे मैं एक एक बार की ट्राई क्लास में ट्राई हुई थी ना। करूंगी, एक बार ना, एक बार ट्राई करूंगी। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके दी, बाय, गुड नाइट। मैम डेली क्वेश्चंस आप प्लीज डाल देना ना, 2-3 दिन की मैम नहीं हाँ, आई है। मैं डालती तो रहती हूँ, जो भी चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे आज मैं डालूंगी उसके 124 106 से 124 के क्वेश्चन आज मैं भी डाल दूंगी। मैम आप जो वो बुक कह रहे थे ना, एक बार प्लीज उसका स्नैपशॉट मुझे भेज दीजिएगा यही या लिख ग्रुप सकती में हूँ। डाल दीजिएगा। ओके। मैम पर उसमें तो केस लॉस होंगे ना? किसके